तो इस प्रकार से ये धुरी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र इनमें था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर और फ्रांस, ब्रिटेन। और दूसरी तरफ थे देश हमारे धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली। ये बेसिक बता रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध में ये आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। कौन कौन? तो इस तरफ 4 और इस तरफ 3 महाशक्तियाँ। लेकिन धीरे धीरे इटली पूरी तरह से टूट चुका था और ब्रिटेन टूट गया और फ्रांस। इस प्रकार से धीरे धीरे महाशक्तियाँ टूटती गईं। केवल और केवल 2 महाशक्तियाँ बचीं। लेकिन अभी जापान ने सरेंडर नहीं किया था, बाकी सभी देशों ने सरेंडर कर दिया था कि अब हमें विश्व युद्ध नहीं लड़ना है। लेकिन इस जापान ने पूरी तरह से, यहाँ की एक घटना है, एक राजा था, उसने ब्रेन वॉश होता है वो, मतलब माइंड को डाइवर्ट कर दिया था। वहाँ की सेना पूरी तरह से हार नहीं मान रही थी, जबकि पूरी तरह से ये हारता जा रहा था, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रहा था। लेकिन 1945 में जब अगस्त के समथिंग इसने घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र सरेंडर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को नागासाकी और 9 अगस्त 1945 2 बम गिराए और युद्ध को विराम करवा दिया। जबकि सोवियत संघ रूस इन सब में से सबसे शक्तिशाली था। सोवियत संघ रूस हर बात जो अमेरिका पूछ करके करता था, इसने इस बार जब बम गिराए जापान पर, इसने 2 बम गिराए तो इसने बिल्कुल भी नहीं पूछा इस बार। तो रूस ने प्रश्न किया कि आप हर बात में पूछते थे, लेकिन इस बात में क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहता था कि हम शक्तिशाली हैं इस विश्व युद्ध में। जबकि रियल में सोवियत संघ सबसे शक्तिशाली देश था। क्या हुआ कि 6 अगस्त 1947 और 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1947 नागासाकी और हिरोशिमा पर इसने बम गिरा दिए। तो युद्ध की समाप्ति हो गई। ये कहना चाह रहा था कि हमें दूसरे विश्व युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, इसलिए हमने बम गिरा दिए। तो इस प्रकार से विचारक भी कुछ बात कहते हैं इनके समर्थन में और रूस के समर्थन में भी कुछ बातें करते हैं। तो ये बातें और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन को इतना ही याद रखना है। तो इस प्रकार से युद्ध विराम हो जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है शीत युद्ध की। शीत युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई जब से इसने जापान पर बम गिराए कि तुमने बिना पूछे बम क्यों गिराए। जब वो तुम्हें पता था कि सरेंडर करने वाला है जापान, तो तुमने बम क्यों गिराए? तो इसने कहा कि हमें ये दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करना है, इसलिए हमने बम गिराए। तो यहीं से शीत युद्ध की लड़ाई शुरू हो गई। शीत युद्ध की लड़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ से शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध किसी प्रकार का तीसरा विश्व युद्ध नहीं था, यह केवल विचारधारा का युद्ध था। अब यहाँ इसने ये सोवियत जो अमेरिका है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इस प्रकार से। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये जो बीच में यूरोप है, ये एशिया है और ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पर मुख्य अमेरिका जो है ये है सोवियत संघ अमेरिका और ये यूएसएसआर। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, अब यहाँ विचारधारा की लड़ाई में इसने अर्थव्यवस्था को अपनाया साम्यवादी अर्थात समाजवादी, जो सरकार की ओर संकेत करता है। इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया और इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। यहाँ से विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। पूंजीवादी उद्योगपतियों को फैक्ट्री पूंजी इत्यादि को सपोर्ट करता था, अर्थात भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस उत्पत्ति के साधन सब पर अधिकार ये स्वयं का चाहता था। मतलब जितने भी देश थे तो इसमें ये इसका सीधा मतलब था कि हम पूंजीवादी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये
पूरी तरह से सरकार की ओर सपोर्ट, जितने भी सरकारी संपत्ति वो कारखाने वगैरह जो भी है सब कुछ सरकारी चाहता था। तो इसने पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी रखा और यूएसएसआर ने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो इसने यूएसएसआर ने, सोवियत संघ रूस, अपन को हिंदी में ही लिखना है, सोवियत संघ रूस। तो सोवियत संघ ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? समाजवादी, साम्यवादी, और इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। यहीं से विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। इसने अपने देशों को मिलाया कि हमारी अर्थव्यवस्था को जो भी देश फॉलो करना चाहते हैं आकर के हमारी अर्थव्यवस्था को फॉलो करें। तो इसमें 14 देश आ गए थे और इसमें 15 देश थे। 15 देशों से मिलकर के ये सोवियत संघ रूस बना था और ये 14 देशों से मिलकर के बना था। तो यहाँ ये जो मुख्य युद्ध का अखाड़ा है, शीत युद्ध का, ये है मुख्य अखाड़ा यूरोप। मुख्य अखाड़ा कौन रहा? यूरोप रहा, क्योंकि यूरोप, ये जो यूरोप दिखाई दे रहा है ये आधे, यदि हम इस तरह से देखें तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी यूरोप। तो इस प्रकार से ये जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप पूर्वी को सपोर्ट करता था, अर्थात यूएसएसआर को कुछ देश सम्मिलित थे जो इसको सपोर्ट करते थे और कुछ देश थे जो यूएसए को सपोर्ट करते थे। तो इसमें 14 देश आ गए और इसमें 15 देश आ गए। तो इस प्रकार से युद्ध शुरू हो गया और शीत युद्ध शुरू हो गया, मतलब विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ से ये जो जर्मनी देश है, ये जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन एक दीवार उठाई गई थी 150 किलोमीटर लंबी, आधा, जो कि 2 भागों में जर्मनी को बांटता था, अर्थात बर्लिन को बांटता था। जिस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उसी प्रकार से ये आधा आधा इसने बांट दिया, जो कि आधा इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए को और आधा सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर को। तो इस प्रकार से ये युद्ध की विचारधारा की लड़ाई चलती रही और इसने थोड़ी सी आगे चल करके 1949 में एक नाटो संगठन की स्थापना की। नाटो संगठन क्या है? तो नाटो संगठन एक सैन्य गठबंधन था। मतलब ये था कि सभी देशों ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई कि यदि हमारे देश पर कोई भी आक्रमण करता है नाटो संगठन के देश में, तो हम सभी मिलकर के जवाब देंगे उस देश पर, उस देश को। और थोड़ी सी आगे चलकर इसने भी एक वार्सा संधि बना लिया 1955 में। तो याद रखने के लिए वर्षा 55, इस प्रकार से वर्षा 55 की इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। तो वर्षा 55 इसने वार्सा संधि अपना ली। वार्सा संधि एक प्रकार का वही सैन्य गठबंधन था। तो इस प्रकार से इसने भी अपना लिया और इसने भी कह दिया यदि हमारे कोई देश पर किसी भी देश पर, वर्षा संगठन के किसी भी देश पर कोई अटैक करता है तो हम 15 के 15 देश मिलकर के जवाब देंगे। तो यहाँ से शीत युद्ध शुरू हो गया और शीत युद्ध इतना बहुत भयानक युद्ध चला कि अर्थव्यवस्था, इसने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, जितनी भी इकोनॉमी थी, वो पूरी की पूरी तरह से इसने हथियारों को बनाने में ही खर्च कर दिया। जब ये यहीं से हम टूटने की बात कर रहे हैं, तभी आएगा ये अपना जो अध्याय का नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। तो इस प्रकार से द्विध्रुवीयता का कैसे अंत होगा, मतलब पहला और दूसरा। तो ये जो दूसरी दुनिया थी, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, ठीक है, ये पूर्वी संगठन और ये पश्चिमी संगठन, ऐसा क्वेश्चन कहते हैं। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया भी है, जो कि तीसरी दुनिया के रूप में मानी जाती है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति भारत, मिस्र जैसे देशों ने अपनाई थी। इसने प्रस्ताव रखा था भारत के पास, जो नवस्वतंत्र देश थे उस समय, हमारा 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो इसने प्रस्ताव रखा था, इसने भी प्रस्ताव रखा था कि हमारे गठबंधन में आप, हमारे संगठन में आप मिल जाओ। लेकिन भारत ने किसी के भी, ना तो पूंजीवादी में मिला और ना साम्यवादी रूस में मिला। इसने एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। इसी को तीसरी दुनिया के देशों के नाम के रूप में भी जाना जाता है। तो
इसने अपने भारत जैसे देशों ने, ये अपना भारत देश, यहाँ से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, इस प्रकार से इस पर भी वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोग समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार से अपन को ये बेसिक जानकारी याद रखनी है। तो यहाँ इसने अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था, और भारत जैसे देशों ने कुछ गुट निरपेक्षता के आंदोलन, गुट निरपेक्षता जैसी नीति को अपना लिया था, किसी के गुट में भी नहीं मिला। लेकिन याद रखना है, भारत शुरू से ही अपना साम्यवादी अर्थात रूस का मित्र है, और जब हमेशा से ये मदद करता आ रहा है अपनी और अपन इनकी। अपन देखेंगे भारत ने शीत युद्ध में किसी के गुट में ना भी मिलते हुए भी इसने भारत ने सहायता की थी। लेकिन तो इस प्रकार से बाद में बताएंगे कि इसने कैसी सहायता की थी, इसमें नहीं है। तो अपन को ये बात याद रखनी है कि इसने तीसरी दुनिया के देश कौन थे, तो नव स्वतंत्र देश जो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, क्योंकि ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कई देशों पर शासन कर रखा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। देखिए जो अमेरिका में देश हैं, यदि आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन एक बेसिक के लिए है डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, पश्चिमी जर्मनी और अमेरिका जैसे ये देश थे। और अपने ये जो इसमें 15 देश थे, 15 देश कौन कौन से थे, तो कुछ मध्य एशिया के थे, कुछ अपने यूरोप के थे, और कुछ कार कंट्री मतलब मध्य एशिया के देश थे। तो वो कौन कौन से हैं, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 देश अलग हैं, और बेलारूस, मोल्डोवा, जर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इस प्रकार से ये देश हैं। तो सम्मिलित थे इसमें। तो क्या हुआ कि इस प्रकार से विचारधारा की लड़ाई अब इनके बीच में छिड़ गई है, अर्थात चलने लगी है, और धीरे धीरे इसने अपनी अर्थव्यवस्था में इतना परिवर्तन कर लिया, इसने हथियारों को बनाने में इतना खर्च कर दिया कि यहाँ का जनसाधारण भी कठिन हो गया। अर्थात जो वहाँ की जनता थी, वहाँ खाद्यान्न समस्या, बेरोजगारी की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ गई, और धीरे धीरे ये टूट जाता है, और केवल बचती है एक शक्ति जिसका नाम है USA। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके टूटने के कारण क्या थे। सोवियत संघ, क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ टूटने के कारण क्या हैं, कैसे टूटा, क्या हुआ, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस क्यों हो गई। तो इसमें क्या हुआ था, एक राष्ट्रपति था गोर्बाचेव, वहाँ का एक संवैधानिक शासक था जिसका नाम था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने अचानक से सुधार करने के लिए एक नीति अपना ली जिसका नाम था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता, शॉक थेरेपी का अर्थ था कि एक प्रकार का ये मॉडल है, शॉक थेरेपी एक प्रकार का मॉडल है जिसे अपना लिया था जो USA का था। तो इसमें ये जो अपना शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी का सीधा मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब ये है कि जो शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी में सीधा मतलब था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को हटाओ, पूंजीवादी की तरफ आओ। तो इसने जितने भी सरकारी कार्यालय, सरकारी क्षेत्र थे, वो पौने दामों में बेच दिए। मतलब अब पूरी तरह से जो सरकारी चीज़ें हुआ करती थी वो बड़े बड़े अमीर उद्योगपतियों के हाथ में बेच दी, जिसकी वजह से पूरी तरह से इसने अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बना लिया, जिसके कारण ये पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, और लास्ट में 1991 में इसका अंत हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंत हुआ, इसके विघटन के क्या कारण थे, कैसे हुआ। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे बुंदेली आर्ट क्लास को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें किस प्रकार से वीडियो लगा। अभी के लिए धन्यवाद।